साल 2000 की बात होगी। जून के महीने की 16वीं तारीख थी। चिलचिलाती गर्मी के बाद शाम ढलने लगी। रात में सन्नाटा पसरा हुआ था। बिहार के औरंगाबाद जिले का गया के बॉर्डर का एक गांव जिसका नाम था मियाँपुर। मियाँपुर में लोग धीरे धीरे शाम ढलने के बाद रात के अंधेरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक ट्रैक्टर में भरकर एक जातिवादी सामंती सेना के गुंडे हमला कर देते हैं। गांव के लोग अभी कुछ समझ पाते तब तक हमला इतना विकराल था कि चारों तरफ से घेर लिया गया। एक जगह इकट्ठा किया गया, जाति पूछी गई और 35 लोगों को मार दिया गया, जिनमें 20 महिलाएं थीं और 15 पुरुष थे। 35 के 35 निर्दोष थे। उन्होंने कभी जीवन में कोई अपराध नहीं किया था, मगर इतिहास की किताबों में, मीडिया की खबरों में मियाँपुर नरसंहार गायब है। 16 जून 2025 को इस नरसंहार, जो बिहार का आखिरी जातीय नरसंहार बन गया था, इसके 25 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए आज हम मियाँपुर नरसंहार के बहाने बिहार के उस संघर्ष की बात करेंगे जिस संघर्ष का एक सिरा वोट डालने के अधिकार से जुड़ता है, जिस संघर्ष का एक सिरा अपनी आवाज बुलंद करके सामाजिक न्याय के उसूलों पर चलते हुए अपने सम्मान, हक, अधिकार की लड़ाई से जुड़ता है। तो आइए मियाँपुर नरसंहार की कहानी को गौर से सुनिए। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए घायल देवमतिया देवी को। देवमतिया देवी जो इस नरसंहार की त्रासदी के चेहरे के रूप में उस जमाने में बीबीसी की रिपोर्टिंग में दर्ज कर दी गई थी। पहली गोली मारी गई तो बच गई, दूसरी गोली हाथ की एक उंगली को काटते हुए चेहरे के एक हिस्से में जा धंसी। बाद में बहुत इलाज हुआ, बच गई हैं, लेकिन कुछ भी खाती पीती हैं तो मुंह से रिस जाता है। देवमतिया देवी उस जातीय नरसंहार की त्रासदी के एक चेहरे के रूप में है। गोह प्रखंड के अंतर्गत उपहरा थाना का एक छोटा सा गांव मियाँपुर। 16 जून 2000 को यह गांव दुनिया की सुर्खियों में आ गया जब 34 से 35 लोगों की बात आती है। कहीं 34 मिलता है, कहीं 35 मिलता है। निर्दोष लोगों को बैलेंस ऑफ टेरर के एक्ट के तहत मार डाला गया। और सबसे त्रासद बात यह है कि इस हमले की शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं हुई। देवमतिया कुंवर के चेहरे को गौर से देखिए। उनके बाएं गाल में नरसंहार के वक्त गोली जा धंसी, क्योंकि पहली गोली से वो बच गई थी, दूसरी गोली उनकी उंगली को काटते हुए गाल में जा धंसी। यह छेद आज भी कायम है, जिससे जब भी कुछ खाती पीती हैं तो पानी रिसता है, जिसे लोग प्रायः मवाद समझ लेते हैं। देवमतिया कुंवर आज भी उस जख्म को भरने की कोशिश में हैं जो बिहार के दलित पिछड़े लोगों ने जाने कितने सालों से सहा था। देवमतिया देवी के चेहरे पर लगी गोली के निशान उस त्रासदी को बयां करते हैं कि कैसे बिहार में अपने मान सम्मान और बराबरी मात्र के लिए, कि अगर खटिया पे तुम बैठ रहे हो तो हम भी बैठेंगे, तुम भी वोट डालते हो तो हम भी वोट डालेंगे, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम हमारा सम्मान करोगे, बस इतनी मात्र के लिए जाति संघार हो गया। मियाँपुर का किस्सा सुनाऊं उससे पहले एक छोटा सा किस्सा जिसका सिरा इससे जुड़ता है। 10 जून 1977 के बिहार में आपको ले चलना चाहता हूं, जहां कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कॉमरेड राम शरण यादव पहली बार गोह विधानसभा से दावेदारी करते हैं। उस समय के बिहार में लोकतंत्र और संविधान गांवों तक नहीं पहुंचा था। वो संविधान जो हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार देकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर से लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का वादा कर गया था।
चौराहे पर, गांव के मुहाने पर लाठी लेकर सामंती ताकतों के लोग बैठ जाया करते थे और किसी को वोट नहीं डालने दिया जाता था। लेकिन 10 जून 1977 को गोह प्रखंड के सागरपुर गांव में कुछ दलित पिछड़े हिम्मत करते हैं कि बाबा साहब के संविधान के हक का अधिकार हम निभाएंगे और हम अपने पसंदीदा व्यक्ति को वोट डालने जाएंगे। और केवल वोट डालने जाने के गुनाह में हमला हो गया उनके ऊपर। 8 लोग मारे गए और घायलों की संख्या विवादित है। दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मारे गए लोगों में सबसे ज्यादा तादाद थी यादव समुदाय के लोगों की और घायलों में पासवान समाज, कानू समाज और कई दलित पिछड़ी जातियों के लोग थे। यानी वोट डालने के लिए हत्या हुई है इसी देश में। और सही कहते हैं बिहार के वे लोग जो सागरपुर से लेकर के मियापुर को एक सिरे के रूप में जोड़ रहे हैं, वो लोग ये सही कहते हैं कि चुनाव आयोग को इन मारे गए लोगों को तो अपना आइकॉन बना देना चाहिए। वोट डालने के लिए हत्या हुई है। कल्पना करिए, ये लोग केवल वोट डालने गए थे और इनके ऊपर हमला हो गया। और वहां के चश्मदीदों की कहानी माने, क्योंकि ये कहानियां न मीडिया में मिलेंगी आपको, न अखबारों में छपी हैं, न कई किताबों में मिलेंगी। श्रीकांत जी ने अपनी एक किताब बिहार में चुनाव, जाति हिंसा और बूथ लूट की तो अपने केंद्रित किताब में श्रीकांत जी से लेकर के कई लोगों ने बिहार में इस बात का क्रेडिट दिया कि बिहार बूथ कैप्चरिंग के मामले में दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन बिहार में इस बात पर चर्चा नहीं होती थी कि बूथ कैप्चर कोई और किए रहता था। जब बिहार के दलित पिछड़े पहली बार वोट डालने गए तो मारे गए। और केवल वहां सागरपुर गांव में नहीं, वहां के कई गांवों में आसपास बम चले, गोलियां चली, कुल्हाड़ियां चली। लेकिन दलित पिछड़े जब एक बार हिम्मत करके उठे तो फिर वापस न लौटे। इसी हिम्मत ने बिहार में जाति संघर्ष को बढ़ावा दे दिया। सामंती जातिवादी ताकतें इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो अपने वर्चस्व को, वो अपनी ताकत को, वो अपनी जमींदारी सामंतीपन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। 1977 का बिहार एक तरफ कर्पूरी ठाकुर की अगुवाई में, बाबू जगदेव प्रसाद की अगुवाई में और मंडल के तमाम पिछड़े दलित लोगों की अगुवाई में करवट ले रहा था। उस समय का बिहार दलितों पिछड़ों को एक हिम्मत दे रहा था। और उसके बाद बिहार में सिलसिलेवार जाति संघर्ष 90 के दशक तक आते आते शुरू हो गया। मैं आगे किसी एपिसोड में अगर आपको दिलचस्पी होगी तो बताऊंगा कि उन संघर्षों की कहानी क्या है। 1977 का वही दौर था जब बेलछी में 14 दलितों की हत्या कर दी गई। और अगर आपने किस्सा सुना हो कि उस समय विपक्ष में थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वहां पहुंचने के लिए जगह और रास्ते नहीं थे तो बेलछी जाने के लिए वो हाथी पर सवार हो गई। और एक वाकया और जोड़ दूं, एक समय में पुराने वाले रामविलास पासवान, जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूं, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, संसद में खड़े होकर जब बोल रहे थे तो किसी ने टोक करके उन्हें अपमानित किया तो रामविलास पासवान बोल पड़े, ए सुनो, ये बेलछी नहीं है, ये देश की संसद है, यहां तुम हमें बोलने से नहीं रोक सकते जैसे बेलछी में तुमने दलितों को काट कर मार दिया था। और अगर फरियाना है तो बाहर फरिया लेना। वो रामविलास पासवान जिनका कद ही अलग था। 77 के बाद बिहार में कई जाति नरसंहार देखे। 1992 का वक्त था। सामाजिक न्याय की ताकतें उस समय बिहार में उन दलितों पिछड़ों को हिम्मत और हौसला दे रही थी कि ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा अपना समाज है और तुम्हें भी बराबरी से जीने का पूरा हक है। जब वो ताकतें असर्ट करती हैं, वो अपने हक और अधिकार के लिए बोलने लगती हैं तो उसे जातीय दंगे के रूप में पूरे देश में प्रचारित किया गया कि बिहार में क्या है, दंगा है, बिहार में क्या है, जातिवाद है। और जब तक सामंती ताकतें बिहार को पूरी तरह से कब्जे में लिए हुई थी, जिस पर चाहती थी वो वोट दे सकता था, नहीं दे सकता था। ये जमीन जिसकी चाहेंगी वो अपने लाठी लेकर, बंदूक लेकर खड़े हो गए तो जमीन उनकी, बहन बेटियों की इज्जत जिसके चाहे जब लूट लें, जिसको जब चाहे मार दें, जिसको जब चाहे रोक दें, अपमानित कर दें। तब तक बिहार जातिवादी नहीं था। लेकिन दलित पिछड़े जब खड़े होने लगे तो जातिवाद हो गया। इसी कड़ी को अगर आप सुने तो 12 फरवरी 1992 को गया जिले के 12 गांव में उस समय के लोग जो हथियार उठा लिए थे,
जिन्हें एमसीसी के तहत कहा जाता है माओवादी तबके से जोड़ दिए गए थे, और उन्होंने 35 लोगों को मारा। वो जो दलित पिछड़े लोग जो बंदूक हाथ में उठा लिए थे केवल इसलिए कि ऐसे तो न्याय मिलता दिख नहीं रहा है, उसके जवाब में जाति सेना बना करके बथानी टोला नरसंहार हुआ। साल 1996 में भोजपुर जिले के बथानी टोला गांव में दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जाति के 22 लोगों को 12 गांव में हुए नरसंहार का बदला लेने के लिए मार डाला गया। और बथानी टोला में जितने लोग मारे गए उनमें से किसी को सजा नहीं मिली। और सजा का इतिहास तो बिहार का ऐसा है जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसके बाद शंकर बिगहा और लक्ष्मणपुर बाथे, वहां भी दलितों को नरसंहार की तरह से मारा गया। 25 जनवरी 1999 को बिहार के जहानाबाद जिले के शंकर बिगहा में 22 दलितों को एक बार में मार डाला गया। 16 वर्ष बाद साल 2015 में 13 जनवरी को इस मामले पर जब फैसला आया तो जहानाबाद जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में 24 के 24 अभियुक्तों को बरी कर दिया। किसी ने नहीं मारा साहब शंकर बिगहा के दलितों को। जाति नरसंहार का यह पहला मामला था जिसमें सभी अभियुक्त निचली अदालत से ही बरी कर दिए गए। मामले के सरकारी वकील, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मामले के सरकारी वकील अरविंद कुमार दास के मुताबिक घटना के सूचक के साथ सभी गवाह अदालत में पुलिस को अपने दिए गए बयान से मुकर गए और इसी को मुख्य आधार बनाते हुए अदालत ने सबको बरी कर दिया। उस शंकर बिगहा पर हमला करने वाले 1 किलोमीटर पूरब से धोबी बिगहा गांव के सारे सवर्ण थे। किस्सा अभी आगे बढ़ेगा और गौर से सुनिएगा। 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1997 की रात उसी बिहार में एक जातिवादी सामंती सेना जिसका नाम रणवीर सेना था, जो शंकर बिगहा से भी जुड़ी थी, उसने लक्ष्मणपुर बाते गांव में अब तक का सबसे निर्मम, सबसे क्रूर, सबसे हिंसक और अमानवीय हमला करके 58 लोगों को एक रात में मार डाला, जिसमें गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन आप अगर आज गूगल करने बैठिए तो दूसरे पक्ष के लोग जिनके पास बोलने के अवसर ज्यादा थे, जिनके पास मीडिया थे, जिनके पास अखबार थे, जो आज भी कहते हैं कि नहीं सवर्णों का ज्यादा शोषण हुआ है, और वो कुल मिलाकर के सेनारी जैसे मामले का ही उदाहरण देंगे जहां सवर्ण लोग मारे गए थे। लेकिन लक्ष्मणपुर बाथे के नरसंहार में रात के अंधेरे में नदी पार करके पूरा हुजूम आता है, रणवीर सेना के गुंडे आते हैं, गांव के लोगों को जो जहां मिला मारा, जलाया, काटा, बच्चों को, महिलाओं को मार मार करके तलवार की नोक पर रखा। बहुत सारे दृश्य मिलता है, उसे हम दिखा भी नहीं सकते। अब वो सारी कहानियां बिहार में एक चरण में खत्म हो चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि इस मामले में भी पटना की विशेष अदालत ने 7 अप्रैल 2010 को 16 दोषियों को फांसी और 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2013 के फैसले में सभी दोषियों को बरी कर दिया। जी हां, लक्ष्मणपुर बाथे के किसी भी हत्यारे को सजा नहीं हुई। फिर मामला आता है सेनारी का, जिससे मियापुर कांड जुड़ता है। 18 मार्च 1999 को बिहार के जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में एक खास अगड़ी जाति के 34 लोगों को गला रेत कर मार दिया गया था। और माना यह जाता है कि शंकर बिगहा और लक्ष्मणपुर बाथे में हुई दलितों, पिछड़ों की निर्मम हत्या का एक प्रतिकार करने वाला वो समूह जिसने बंदूक हाथ में लिया था, उसने सेनारी कांड को अंजाम दिया, जिसमें एमसीसी का नाम सबसे ज्यादा सामने आता है। 18 मार्च 1999 को एमसीसी के लोगों ने सेनारी गांव को घेर करके वहां पर उन लोगों को मारा, एक जगह इकट्ठा किया और उस जगह पर उन लोगों ने बाद में मंदिर भी बना दिया। वहां पर इकट्ठा किया और उन्हें मारा, और इस प्रतीक के रूप में मारा, इस प्रतिकार में मारा, इस प्रतिरोध में मारा जो लक्ष्मणपुर बाथे और शंकर बिगहा से जुड़ता है। और इसी सेनारी का बदला लेने के लिए उस गांव से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मियापुर गांव पड़ता है। तारीख थी 16 जून और साल था सन 2000। मियापुर गांव में शाम के वक्त रणवीर सेना के लोगों का हमला हो जाता है और उस हमले में
महिलाएं, बच्चे और पुरुष जो जहां मिले सब मारे गए। मारे जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद यादवों की थी, मगर और भी जाति के, दलित, पिछड़े, पासवान जाति के, कानू समाज के बहुत सारे लोगों को निशाना बनाया गया। उपेंद्र कश्यप जो फोर्थ व्यू चैनल से अपना व्यू रखते हैं, उन्होंने 2007 में मियापुर कांड और उस सागरपुर के बूथ हिंसा वाले मामले पर बहुत रिपोर्टिंग की। गांव में जाकर लोगों की बात अपने सामने और दुनिया के सामने रखा, क्योंकि मियापुर कांड पर आप गूगल करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मियापुर कांड ने आखिरी नरसंहार के रूप में सबके सामने वो दृश्य रखा कि दलित पिछड़े बोलने के लिए भी मारे गए, दलित पिछड़े हत्या हुई, और बिहार सामंती ताकतों के हाथ में इस कदर था कि वोट डालने के लिए भी हत्या हो रही है। कल्पना करिए, ऐसा यूपी में भी हुआ है, लेकिन जिस प्रतिशत में बिहार में हुआ यह अप्रत्याशित था। संविधान लागू हुए 3-3 दशक बीत गए थे, लेकिन बिहार के जिन गांवों में सड़क नामक विकास नहीं पहुंचा, अस्पताल नामक विकास नहीं पहुंचा, स्कूल नामक विकास नहीं पहुंचा, तो संविधान क्या पहुंचेगा। गांव के मुहाने पर कुछ लोग बैठ जाते थे और वोट नहीं डालने देते थे, इसीलिए वहां कोई कर्पूरी ठाकुर बनकर के पैदा होता है, इसीलिए वहां पर कोई शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा बनता है, इसीलिए बिहार में एक जमाने में त्रिवेणी संघ खड़ा होता है। और त्रिवेणी संघ जिस तरह से उस ताकत के साथ शाहाबाद इलाके में उन दलितों पिछड़ों को आत्मसम्मान देने के लिए, हक अधिकार के लिए एकजुट करने के लिए जब आंदोलन करता है, तो एक चेतना फैलती है। सामंती जातिवादी ताकतों के हाथ से जब सत्ता जाती हुई फिसलती दिखती है, तो वो नरसंहार पर उतर आते हैं। प्रतिक्रिया में दलित पिछड़ों ने भी कई जगहों पर हथियार उठाए, लेकिन वे हथियार उठाने वाले लोग सबसे ज्यादा मुजलिम, जातिवादी और हिंसक कहे जाते हैं। लेकिन जिन जातिवादी सेना के तमाम मुखियाओं ने इतने बड़े नरसंहार को आयाम दिया, उनके लोग चूंकि ताकतवर थे, उनके लोग मीडिया में, उनके लोग हर जगह, तो वो तो गांधी बना देंगे अपने हत्यारे को भी, और उसको आज भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस देश के और खासकर बिहार के दलित पिछड़ों को, और खासकर नई पीढ़ी के दलित पिछड़ों को शायद ये पता ही नहीं है कि उनके पुरखों को वोट डालने के लिए मारा गया। जितने भी नई पीढ़ी के दलित पिछड़े बिहार के और उत्तर प्रदेश के भी हैं, उनको 10 जून 1977 को पूछना होगा, पढ़ना होगा कि उनके लोग जब वोट डालने गए तो मार डाले गए, और जब मार डाले गए तब प्रतिक्रिया में जब एकजुट हुए, तब लाठी लिए और वोट डाल पाए। और उसकी प्रतिक्रिया में कभी शंकर बिगहा, कभी लक्ष्मणपुर बाते, हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, मारे गए लोग, लेकिन गुनाहगार सारे बरी। और मियापुर जैसे कांड में सजा किसी को नहीं, सेनारी कांड में सजा हुई है। याद रखिएगा, जब भी कोई सामंती जातिवादी तबके का मारा गया तो दूसरे तबके पर कड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन जब कोई दलित पिछड़े मारे गए तो सब बरी हो गए। बिहार इन अध्यायों से होते हुए आगे बढ़ा। आज तारीख 16 जून 2025 है। सेनारी के बाद मियापुर कांड का 25 साल। उसे इसलिए नहीं याद किया जा रहा है कि बिहार को वापस उस तरह के हिंसा की जरूरत है, क्योंकि अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान गांव-गांव पहुंच चुका है। अब इस देश के दलितों पिछड़ों के हाथ में सबसे बड़ा हथियार कोई है तो बाबा साहब का संविधान है। आज के युवाओं को जरूरत इस बात की नहीं है कि अतीत में हुए हमलों का वो हथियार से बदला लें। उनके हाथ में सबसे बड़ा अधिकार 2 है। एक हथियार का नाम है वोट डालने का अधिकार, और दूसरे हथियार का नाम है कलम और किताब। बाबा साहब के संविधान ने इन दोनों को उन दलितों पिछड़ों तक पहुंचाया है जिनके पुरखे तो मारे गए, कुर्बान हुए, जलील हुए, फिर भी लड़े ताकि आज का वक्त बने। बिहार आलोड़न के दौर में है। बिहार फैसले की घड़ी के सामने खड़ा है। बिहार इस बात के फैसले के मुहाने पर खड़ा है कि क्या वापस वो दौर आ जाएगा कि खटिया पर बैठने के लिए जाति पूछी जाएगी या वोट डालने के लिए भी मारे जाएंगे। फैसला बिहार को करना है, फैसला इस देश की आम आवाम को करना है।
सामाजिक न्याय की पाठशाला में जरूरत पड़ी तो हम उन किस्सों को भी सुनाएंगे जिनको आपको जानना जरूरी है। अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो इसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो ऐसी कोई भी वीडियो आएगी तो आपकी सूचना मिल जाएगी। अगर इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। सामाजिक न्याय की पाठशाला में ऐसे और तमाम संघर्षों के किस्से हम लेकर बीच बीच में आते रहेंगे और आपको जगाते रहेंगे, बशर्ते कि आप जागने के लिए तैयार रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।